लीजिए। नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में जंगलों की आग कई दिन बाद भी बेकाबू। 1000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख। वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती। उत्तराखंड में पानी के संकट को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। वीसी के जरिए अधिकारियों को दिए निर्देश। वन अग्नि और 4 धाम यात्रा को लेकर भी चर्चा। उत्तराखंड में 200 फीट नीचे गिरी कार, 5 की मौत। मृतक आईएमएस और डीआईटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। मेरठ की छात्रा घायल। मृतकों में 2 यूपी के। दस मई से 4 धाम की यात्रा होगी शुरू। केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के खुलेंगे कपाट। सीएम धामी सेवादारों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। और उत्तराखंड में और झेलना होगा गर्मी का टॉर्चर। 7 मई तक तापमान में वृद्धि का पूर्वानुमान। 8 मई से पर्वतीय क्षेत्रों में बदलेगा मौसम। कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के बीच सीएम धामी ने अहम बैठक की। मुख्यमंत्री दिल्ली से ही वीसी पर जुड़े। उन्होंने वन विभाग की कार्य योजना की समीक्षा की। देहरादून सचिवालय में शासन के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए, बहुत अलर्ट्स आ रहे हैं इस समय क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जैसे कल जितने भी फायर अलर्ट्स थे उनको सबको नियंत्रित कर दिया गया है। आज संयोग से केवल एक ही फायर अलर्ट था गंगोली हाट में और उसको भी नियंत्रित कर दिया गया है। तो इसलिए इसलिए पूरी तरह से टीमें सजग हैं और पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन क्षेत्र की विषमता की वजह से कई बार कंट्रोल करने में कई घंटे लग जाते हैं, 5-6 घंटे भी लग जाते हैं अगर क्षेत्र बहुत विषम है, लेकिन प्रायः हम लोग 2-3 घंटे में हर फायर को कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो इस तरह से सारी टीमें मोटिवेटेड हैं और बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। उत्तराखंड में वन अग्नि पेयजल संकट और 4 धाम यात्रा की तैयारी के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के सभी उच्च अधिकारियों के साथ जुड़े। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही वन अग्नि और पेयजल की समस्या पर अधिकारियों के साथ समीक्षा की, तो वहीं 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर भी अधिकारियों के साथ बात की गई। वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं: फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी ज़िले यहाँ पर उपस्थित थे, ज़िलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे, जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाए। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के 6 गांवों में हेलीकॉप्टर द्वारा दौरा कर जनसभाएं की और ये कहा कि वो मंगलौर की जनता का कर्ज उतारना चाहते हैं, क्योंकि वो अब से 18 साल पहले भी यहां पर आए थे, पर इस बार गंगा मां ने उन्हें दोबारा यहां की जनता की सेवा करने के लिए बुलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो यहां की जनता की सेवा करना चाहते हैं ताकि वो मंगलौर के लोगों का कर्ज उतार सकें।
आप ये बता दीजिए वहाँ भी कोई एमएलए ने कोई काम ऐसा किया है कि जो जनता को चाहिए वहाँ? सच बात तो ये, मैं बुराई नहीं करता, मैं ये भी कहता हूँ कि उनका हक है वो मेरी बुराई करें, लेकिन मैं बुराई नहीं करता। लेकिन सच बात है 18 साल पहले जैसा आया था ना, लोग जैसे दुखी थे आज भी वैसे ही दुखी। और मैं उनका करेगा तो वो ऊपर वाला, लेकिन हो सकता मेरे हाथों से इसका उद्धार होना हो, इसलिए मैं आया हूँ। देखिए ऐसा समर्थन ही नहीं, मैं बुजुर्गों का बेटा अपने भाइयों का भाई, बच्चों के लिए चाचा ताऊ बन के आया हूँ, और जब तक मेरा जीवन है वो यहाँ पे रहेगा। ये विधायकी एमपी तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, मुझे जो सम्मान और प्यार मिल रहा है मैं उसके बदले में 100 गुना सम्मान उन्हें देना चाहूँगा, और परमात्मा से यही मांगूंगा कि मुझे इस लायक बनाए रख कि मैं जो अपने सभी बड़ों का छोटों का सबका सम्मान कर सकूँ। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाल ही के आंकड़ों से प्रदेश के लिए सुखद खबर है। नए आंकड़ों में पाया गया है कि मजबूरी का पलायन प्रदेश से अब बहुत कम हो रहा है। लोग बाहर जा रहे हैं जिनको उनके प्रोफाइल के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष शरद सिंह नेगी ने कहा है कि जो अब इंटर डिस्ट्रिक्ट पलायन हो रहा है उसमें लोग अपने गाँव के संपर्क में भी हैं। इसके साथ ही अब लोगों की आर्थिक स्थिति में भी इजाफा हो रहा है। जिन्होंने रिवर्स पलायन कर अपना स्वरोजगार जोड़ा है और स्थानीय लोग जिस तरह से स्वरोजगार करने में जुट गए हैं उससे लोगों की आर्थिक की स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है। इन पे जो लेटेस्ट हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े ये आ रहे हैं कि पलायन का आयाम बदल रहा है ना। जो पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारे छोटे छोटे शहर हैं या छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ पर अब पलायन गांव के से आदमी आके वहाँ ज़्यादा आ रहा है, या पर्वतीय क्षेत्रों से जो लोग हैं पलायन करके देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, खटीमा, रुद्रपुर ऐसे क्षेत्र ज़्यादा जा रहे हैं। जो प्रदेश के बाहर जा रहा है वो युवा पढ़ लिख के जा रहा है ना। जो मजबूरी का पलायन प्रदेश के बाहर हो रहा था वो बहुत कम हो गया, ना के बराबर है। खबर देहरादून से है। 10 मई से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अक्षय तृतीया के पर्व पर 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं और इसके साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी 10 मई को विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। मंदिर के कपाट जब खुलेंगे उस दौरान हेलीकॉप्टर से जगह जगह पुष्प वर्षा की जाएगी। कपाट खुलने से पहले भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति चल विग्रह उत्सव डोली यात्रा पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से अपने धाम के लिए प्रस्थान करेगी। बाबा केदार के उत्सव डोली यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को मुख्य सेवक का भंडार कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सेवादारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये कार्यक्रम कल प्रातः कैंप कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर 300 कार्यकर्ताओं का दल रवाना किया जाएगा और फिर जगह जगह भंडारे होंगे, कार्यक्रम होंगे, हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा होगी। भगवान केदारनाथ के प्रांगण में भजन कीर्तन संध्या प्रख्यात कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और उत्तराखंड के कलाकारों द्वारा भी प्रस्तुति दी जाएगी। ये सारा कार्यक्रम इस मुख्य सेवक भंडारा कार्यक्रम में समाहित है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पानी की भारी किल्लत को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पूर्व में जनपद में स्थित वहां वॉशिंग सेंटर पर कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए थे। इसी क्रम में रामनगर में भी एसडीएम राहुल शाह के निर्देश पर जल संस्थान एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने रामनगर के विभिन्न स्थानों पर वॉशिंग सेंटर्स पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए कई लोगों को नोटिस दिए हैं। सर कुछ दिन पहले अभी हमारे पास में जल संस्थान की तरफ से जो है एक नोटिस दिया गया था करके कि हमारा जो है जो प्रेशर पंप है इसको 3 माह के लिए बंद किया जाए और ये आदेश जो है जिलाधिकारी जी की तरफ से हैं और माननीय न्यायालय कोर्ट की तरफ से आदेश हैं कि 3 महीने के लिए प्रेशर पंप बंद किया जाए। तो हमारा जो है 3-4 दिन से प्रेशर पंप बंद था और बीच में हमने जो विज्ञापन जो है एसडीएम साहब को दिया था तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 3-4 दिन के बाद में आकर के कुछ न कुछ निर्णय निकलेगा, तब जा कर के जो है आपका प्रेशर पंप जो है सुचारू रूप से दोबारा चालू किए जाएंगे। तो आज एसडीएम साहब हैं नहीं तो हमने इसीलिए जो है यहाँ तहसीलदार जी को जो है अपना ये विज्ञापन सौंपा है।
तो हम जो है 4-5 दिन से मतलब बिल्कुल बेरोज़गार हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई रोज़गार भी नहीं है। भानियावाला के संगीतियावाला क्षेत्र में जब मोबाइल कंपनी के कर्मचारी टावर लगाने पहुंचे तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए और टावर कंपनी का विरोध करते हुए टावर को आबादी क्षेत्र से बाहर लगाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। किसी भी कीमत पर इस टावर को आबादी क्षेत्र में नहीं लगने देंगे। वहीं जिस व्यक्ति के खेत में टावर लगाया जा रहा है उसका ये कहना है कि ये सब एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। एक व्यक्ति के पीछे सभी लोग चल रहे हैं। हमने सिर्फ अपनी जमीन दी है। किसी एक के पीछे गांव इकट्ठा हो रहा है और कोई नहीं, घर सब पीछे जितनी भी महिलाएं हैं ये सब कोई आधा किलोमीटर, कोई वो हमारी एक ताई जी लगे रिश्ते की, वो 1.5 किलोमीटर घर है उनका, इतनी दूर सारे किसी के आधा किलोमीटर, किसी 1 किलोमीटर दूर घर है ना। तो मैं कि टावर से जो रेडिएशन निकलेगा उससे नुकसान होगा। बताओ हम भैया, मैं ये कह रहा, हम तो कह रहे हैं फोन पे रखना बंद कर दो ना, है ना। बूस्टर से ज़्यादा तो नुकसान इसमें है फ़ोन में। जब जनता कह रही कि भाई बीमारी की जड़ है तो क्यों लगना उसने था। हमारा पड़ोस में लगी है टावर हो, वो भी बांधा पड़ा हुआ। जोली में 2 टावर लग रहे थे बल, वो भी बंद कर दिया गांव वालों ने। क्यों करी हो आप बोलो, तुम बोलो आप वो क्यों हुए बंद। कल मेरे को जो इनके एनओसी मिली है डीएम की, इस पे जो है 3 अप्रैल का वो है, 3 अप्रैल का सैंक्शन है, जबकि काम शुरू हो गया है 21 मार्च को, 3 अप्रैल को है और आचार संहिता लगी हुई है 19 अप्रैल, इलेक्शन तक चलो हम मान लेते हैं। पर उसके बीच में डीएम साहब की ये परमिशन है, इस पर ना तो साइन है, ना कुछ है, मोहर है, ना डीएम साहब का नाम है। मेरे को तो डीएम साहब का नाम नहीं पता, आप बता देंगे अगर इसमें डीएम साहब का नाम है। तो हमें ये जो डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है ये भी एक तरीके से फेक है। तो हम जो है सब ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं कि पहले आप अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लीजिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाता है तो हमें विरोध रहेगा इसका, क्योंकि मैं अकेला आदमी नहीं, यहाँ पे इतनी जनता खड़ी है, सबको विरोध है। पैरामेडिक्स अमित कुमार ने अपना कर्तव्य पालन करते हुए सूझबूझ के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर कठिन रेस्क्यू कार्य में अपनी बहादुरी का परिचय दिया, जिसके लिए एसडीआरएफ सेना नायक मणिकांत मिश्रा की तरफ से उन्हें मैन ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, अमित ने गंगा के तेज बहाव में डूबते युवक युवती को बिना किसी देरी किए खुद बचाया था। तीन मई 1945 को महज 24 साल की उम्र में सर्वोच्च बलिदान देने वाले चकराता तहसील के क्यावा नाम के गांव में जन्मे वीर शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस पर लगने वाले मेले में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर रामपाल गार्डन में लगी उनकी प्रतिमा पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड के इस वीर सेनानी को 3 मई 1945 को 24 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। इनका नाम महेश था। इनकी स्मृति में चकराता और नागनाथ के बीच चौली थात, जिसे अब रामताल गार्डन के नाम से जाना जाता है, इस जगह एक भव्य मेले का आयोजन होता है। हालांकि केसरी चंद की शहादत को भले ही केंद्र और राज्य सरकार भूल गई हो, लेकिन जौन सार के जो लोग हैं वो इन्हें कभी नहीं भूल सकते। मसूरी देहरादून मार्ग झड़ीपानी रोड पर पानी वाले बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 4 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लड़कियां जो गंभीर रूप से घायल हुई हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें एक युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, वहीं एक की हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि झड़ीपानी बैंड के ऊपर जो है एक गाड़ी पलट गई है, तो उस पर मौके पर तत्काल हमारी जो थाना पुलिस और जो हमारा फायर सर्विस है तो वो मौके पर पहुंचे थे। मौके पे देखा कि ये गाड़ी गिरी हुई थी, फोर्ड एंडेवर थी गाड़ी, उसको जो है मौके पर पहले तो साइड किया गया और उसके बाद देखा गया कि उसमें जो है 4 युवक और 2 युवतियाँ जो बताए जा रहे हैं कि वो सवार थे और घायलों को फिर जो है 3 लोगों को दून हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहां पता चला है कि 2 की डेथ हो गई और एक अभी अंडर ट्रीटमेंट है एक लड़की, और बाकी 3 जो है उनको यहाँ भिजवाया गया था एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल मसूरी, उसमें से भी 3 की डेथ हो गई। सूचना मिली 5:30 के लगभग और हम तुरंत यहाँ घटनास्थल पर ले गए तो पता चला कि ऊपर से एक गाड़ी फोर्ड की नीचे गिरी, उसमें से 6 व्यक्ति थे। 6 में से हमने 3 को एम्बुलेंस की सहायता से वहाँ भिजवाया गया, जिसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष थे। जिसमें
सरकार के निर्देश पर आजकल रसोई गैस की केवाईसी चल रही है। लोहाघाट गैस एजेंसी में बड़ी संख्या में दूर दूर से आए लोग केवाईसी कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा है। आज भी लोहाघाट, बाराकोट और पाटी ब्लॉक से बड़ी संख्या में लोग केवाईसी कराने लोहाघाट गैस एजेंसी पहुंचे। यहां अव्यवस्थाएं देखने को मिली। नगर की विद्युत व्यवस्था बाधित होने और गैस एजेंसी में नेटवर्क की दिक्कत के चलते लोगों की केवाईसी नहीं हो सकी और इसके कारण घंटों इंतजार के बाद भी दूर दूर क्षेत्र से पहुंचे सैकड़ों लोग निराश होकर घर लौट गए। इस कारण लोगों में एजेंसी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने गैस एजेंसी प्रबंधक से सभी क्षेत्र में शिविर लगाकर केवाईसी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो अपना समय और धन बर्बाद कर दूर दूर से यहां पहुंचे हैं। जनता की भावना के अनुरूप जैसा कि सरकार चाहती है कि आम जनता को सुविधाएं मिले, तो उसके अनुरूप यहाँ पर कैंप आयोजित किए जाएं। जगह जगह पर जहाँ इनकी गाड़ियों का गैस वितरण होता है वहाँ पर शिविर आयोजित करके लोग क्षेत्र में ही ये सुविधा मिलेगी, तो थोड़ा सा सुयोजित तरीके से कार्य हो सकेगा। एक तो सर्वर डाउन हो जा रहा है कभी कभी, दूसरी बार लोहाघाट के अंदर थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम आ रही है लगातार। प्रॉब्लम यह है अगर ये सही सर्वर सही चल जाएगा और क्या कहते हैं लाइट कंटिन्यू रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से किया जा सकता है। दिल्ली से लोहाघाट घूमने आए पर्यटकों की स्कूटी एबट माउंट में खराब सड़क की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में दिल्ली निवासी प्रतीक मिश्रा और निशांत चक्रवर्ती गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त होती देख एबट माउंट निवासी सलीम जावेद और अन्य लोगों ने दोनों घायल पर्यटकों को चंपावत जिला चिकित्सालय भेजा। सलीम जावेद ने बताया कि निशांत चक्रवर्ती का पैर टूट गया है और प्रतीक मिश्रा को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। सलीम जावेद ने बताया कि दुर्घटना खराब सड़क की वजह से हुई। उन्होंने बताया कि एबट माउंट क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जहां देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचते हैं। इसके बावजूद सड़क बदहाल है। सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। डामरीकरण की रोड़ी उखड़कर सड़क में फैली है, जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कई पर्यटक इस सड़क में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। खान से एबट माउंट तक सड़क की बहुत बुरी दुर्दशा है। जगह जगह गड्ढे, डामर उखड़ा हुआ है। आए दिन 2 पहिए वाहन इसमें पलटते रहते हैं। किसी के हाथ टूटते हैं, किसी के पैर टूटते हैं। परेशानी तो 4 पहिए वालों के लिए भी है, उनकी क्योंकि रोड सिंगल उसमें बनी हुई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, उनको भी आने जाने में बहुत परेशानी है। और जब से KNV का हट यहाँ पे शुरू हुआ है तो पर्यटकों को आना जाना यहाँ पे लगा रहता है, लेकिन प्रशासन विभाग द्वारा रोड की तरफ देखा नहीं जा रहा है। बहुत ही गलत रोड हो रही है इसमें, और इसको अगर जल्दी ठीक नहीं किया जाएगा तो कैजुअलिटी भी इसमें हो सकती है और बहुत बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा परेड में उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों का टर्नआउट चेक किया गया और सभी को निर्धारित वर्दी धारण करने और नियमानुसार उच्च कोटि का टर्नआउट रखने के लिए निर्देशित किया गया। परेड में अधिकारी कर्मचारियों को प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन मेजर और अन्य ट्रेनरों द्वारा एकरूपता और अनुशासन बनाए रखने के टोलीवार ड्रिल करवाई गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों को विभिन्न तरह के शस्त्रों की हैंडलिंग और शस्त्र अभ्यास करवाया गया। मसूरी भट्टा ग्राम में ग्रोसरी की दुकान में शराब बेचे जाने का स्थानीय महिलाओं ने जमकर विरोध किया और दुकान में तालाबंदी कर दी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पिछले 1 महीने से भट्टा गांव में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश स्थानीय प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा और इसी को लेकर भट्टा ग्राम के लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि भट्टा गांव में ग्रोसरी की दुकान में शराब कैसे बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि वो अपने गांव में किसी भी शराब की दुकान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनके द्वारा हमने ये दुकान बंद कर दी है, लेकिन मुझे प्रशासन से ये कहना है कि वैसे तो हम जो छोटे मोटे घर बनाते हैं या थोड़ा रेस्टोरेंट बनाते हैं तो उसके लिए तो सारे विभाग खड़े हो जाते हैं, PWD आ जाती है, जंगल आ जाता, सभी ऑफिसर लोग वहाँ आ जाते हैं। लेकिन आज ये इतने सरेआम ये दारू का ठेका खुला हुआ है, उसके लिए कोई भी अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। और अब यहीं पर हमारे 50 मीटर दूरी पे हमारा यहाँ स्कूल है, हॉस्पिटल है, हमारे बच्चे यहीं से स्कूल जाते हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा कि ये दुकान यहाँ पे खुल रही है। तो मैंने SDM साहब से बात करी, SDM साहब को कहा कि बगल में ही हॉस्पिटल भी है और बगल में ही चुनावी मतदान केंद्र भी है और बगल में ही स्कूल भी है,
कहीं ना कहीं ये नियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो उन्होंने तुरंत दुकान को बंद करने के आदेश दिए हैं और ये एक जांच का विषय भी है कि भाई इनके पास जो एरिया लिखा हुआ है उसमें पर्टिकुलर 2-3 किलोमीटर का एरिया पूरा है और हमारी मांग ये है कि हमारा गांव यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है, हमारे गांव के बच्चे यहाँ पे है और भट्टा फॉल जो पर्यटक स्थल है उसको जाने का कर्व यहाँ पे है। ना तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है जहाँ पे ये दुकान है और ना ही कोई ऐसी स्थिति है। आप ये देखिए कि जब यहाँ पे कोई भी शराब लेने के लिए रुकेगा तो यहाँ पे गाड़ी कहाँ पे खड़े करेगा, जाम की स्थिति बनी रहेगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संबंधित अन्य अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। राज्यपाल ने कहा कि पिछले वर्षों के अनुभवों से सीख लेते हुए हमें इस साल सभी चुनौतियों से निपटने के लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए। उत्तराखंड में नैनीताल स्थित खुरपाताल के धधकते जंगलों की आग बुझाने के लिए वन विभाग ने देश भर से प्रशिक्षु रेंज ऑफिसर को प्रत्यक्ष ट्रेनिंग दी। फॉरेस्ट फायर से निपटने जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के लिए आए 23 आरओ को ट्रेनिंग दी गई। हल्द्वानी के उत्तराखंड फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग अकेडमी से भी 23 प्रशिक्षु रेंज ऑफिसर लाइव फायर को बुझाने की ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे। ये नैनीताल वन विभाग की मनोरा रेंज है और हम अभी कंपार्ट नंबर 3 पे हैं। तो यहाँ सुबह हमारे पास सूचना थी कि आग लगी हुई है, तो जिसमें हमने तत्काल अपनी टीम को मोबिलाइज़ किया हुआ है और साथ ही जो हमारी FTI है फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ के भी आज हमारे पास 30 ट्रेनीज़ जो रेंज ऑफिसर्स हैं वहाँ पे जो अंडर ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पे आए और हमारे जितने भी अधिकारी हैं जिसमें हमारे चीफ कमांडर श्री PK पात्रो साहब हैं, बिजुलाल साहब हैं कंजर्वेटर, मैं हूँ और हमारा सारा स्टाफ यहाँ पे आया क्योंकि ये क्षेत्र आबादी के साथ लगा हुआ है और इस साथ में ही आर्मी की कॉलोनीज़ हैं। तो इसको देखते हुए त्वरित इसमें कार्रवाई की गई और फायर टेंडर का भी इसमें प्रयोग करते हुए त्वरित ही इसको नियंत्रित कर लिया गया है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।